हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं और करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। और आज है 6 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 6 मार्च 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का प्रश्न। देखिए, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, किंतु बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है इसमें आज करेंट अफेयर्स का। इसे पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन ने अपने चरण 3 परीक्षण में कितना प्रतिशत सफल हुआ। तो कोविड-19 का टीका जो बनाया है भारत बायोटेक, जो भारत का क्या स्वदेशी कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है आपको हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके द्वारा बनाया गया वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। और हाल ही में अपने तीसरे चरण के परीक्षण जब हुआ वो 81% क्या हुआ है? सफल हुआ। भारत में अभी वर्तमान में 2 तरह का लोगों को टीका दिया जा रहा है। एक सीरम इंस्टीट्यूट जो बनाया है जिसका हेडक्वार्टर पुणे है, जिसका नाम है कोविशील्ड। नाम क्या है? कोविशील्ड है। और भारत बायोटेक बनाया है जिसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। और इसका तीसरा चरण ट्रायल भी क्या हुआ? सफल हुआ। कितना परसेंट? तो 81%। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनको द्वारा भी आपको जो टीका लिया गया उसका नाम था कोवैक्सीन, जो पूर्णतः स्वदेशी है, यानी भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका आप इमेज में देख सकते हैं। यही है आपको कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया और वर्तमान में भारत सरकार इसका व्यापार भी कर रही है। और अभी हाल ही में समझौता किया है फिलीपींस के साथ, यानी फिलीपींस की राजधानी है मनीला और फिलीपींस के साथ ये समझौता किया गया है। यानी अब यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत फिलीपींस को भी देगा। चीन से याद रखें, चीन की राजधानी है बीजिंग और शी जिनपिंग यहाँ क्या है? आपको राष्ट्रपति हैं। और इसके सबसे बड़े शहर है शंघाई। और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? चीन में। और रूस की राजधानी है आपको मॉस्को। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अमेरिका से याद रखेंगे, अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं बने हैं जो बाइडन। जबकि अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस, जो अमेरिका के 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनी हैं अभी हाल ही में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह है ब्रह्मोस मिसाइल जिसे आप देख रहे हैं इमेज में, जो भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो जाएगा। यानी बढ़ते हुए प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के देखते हुए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया कि आने वाले 2050 तक आपको 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति जो होगा वो सुनने की समस्या से क्या होगा? ग्रसित होगा, यानी बहरा हो सकता है, उसकी कानों से सुनाई नहीं देगा। ये किसका रिपोर्ट है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। यानी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का स्थापना हुआ और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली को स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। आपको रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब उसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे लेदर पार्क। तो लेदर पार्क आपको यहीं पर बनाया जा रहा है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे हाल ही में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था तो उस बजट में कहा गया कि जेवर एयरपोर्ट है जो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। और याद रखेंगे, देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जो अपना बजट पूर्णतः पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला, ये देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कह सकते हैं पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश।
जो देख रहे हैं ये है रोबोट, और इसी को बनाने के लिए ये हब के रूप में विकसित करेगा कौन? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दी गया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती, इसके अलावा विशाखापट्टनम और कर्नूल भी इसकी राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे बनाया गया है। और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी। क्या है? जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश जी के जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर दक्षिण तटवर्ती रेलवे का भी हेड क्वार्टर बनाया गया है, जो सबसे नवीनतम हेड क्वार्टर है। दक्षिणी रेलवे तटवर्ती का नवीनतम हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया है? तो विशाखापट्टनम में बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? तो कहाँ की नगरपालिका पहले स्थान पर था? तो वो है इंदौर। इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जो मध्य प्रदेश में है। यानी इंदौर एक ऐसा शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ श्रेणी में आता है, और यहाँ के नगरपालिका का प्रदर्शन 2020 में पहले स्थान पर था। और इंदौर में ही आपको प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन ये खेल नहीं है, खासकर कचरा उठाने के लिए एक टीम बनाया गया था, उसी का नाम है प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन यहाँ पर किया गया। सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है ये आपको गुजरात के शहर है, और यहीं पर पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया था। अहमदाबाद से याद रखेंगे, अभी हाल ही में अहमदाबाद चर्चा में था, क्योंकि 24 फरवरी 2021 को हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मोटेरा स्टेडियम जो बनकर तैयार हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका उद्घाटन किए और उसका नामकरण किया गया श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो कपड़ा पार्क बनाने की घोषणा किया है गुजरात सरकार। यानी सूती के कपड़े जो बनते हैं, ऐसे तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कपड़ा का जो क्षेत्र जो होता है उसे मैनचेस्टर के नाम से ही हम संबोधित करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में एक मैनचेस्टर शहर है जो कपड़े के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, उसी से तुलना किया जाता है। तो इसी तरह भारत का भी मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और गुजरात के गुजरात जो स्टेट है, यानी यहाँ के जो मुख्यमंत्री के हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया। गुजरात के सीएम हैं आपको विजय रूपानी, और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। तो आइए देखते हैं गुजरात से कुछ और प्रश्न। जैसे आपने सुना होगा महिला उत्कर्ष योजना यहीं पर शुरू किया गया था। सूर्योदय योजना, किसान सहाय योजना यहाँ पर शुरू किया गया था। अभी हाल ही में आपने देखा गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जा रहा है। और यहाँ के गुजरात में ही आपको कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर है। मॉस गार्डन पार्क आपको उत्तराखंड में बनाया गया है। लाइकेन पार्क, सेवाल पार्क सब कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। तमिलनाडु से याद रखेंगे एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको बनाया जाएगा आपको तमिलनाडु में, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क। और केरल से याद रखें, केरल में ही आपको साइंस पार्क बनाया गया है, यानी चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ बनाया गया है? केरल में। और पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी कहाँ से किया गया था? केरल में। जबकि समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया है गुजरात में, अहमदाबाद से कंवरिया के बीच। और अभी हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में। और केरल के वर्तमान सीएम हैं आपको पिनेरी विजयन हैं, और मोहम्मद आरिफ खान केरल के क्या हैं? आपको गवर्नर हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भारत द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग कब तक की जाएगी? तो ये लॉन्चिंग किया जाएगा 2022 में। यानी चंद्रयान मिशन ये थर्ड है, यानी 1, 2 के बाद ये तीसरा है। और इसे इसरो के द्वारा यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा 2022 में। कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। और इसरो का हेड क्वार्टर है बेंगलुरु, और इसके वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। कौन है? के सिवान वर्तमान इसके चेयरमैन। और इसे छोड़ा कहाँ से जाता है? तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसे छोड़ा जाता है। अल्पाइन पौधा
कि एक नई प्रजाति की खोज किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में ये है। तो आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जी के कुछ प्रश्न जो आपके एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं आपको पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता किसे माना जाता है? तो भारत क्या है? संघ है, यानी कहने का मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और इसमें विशेषता ये है कि इसमें सशक्त में क्या होती है? केंद्र होती है। यानी कहने का मतलब वर्तमान भारत में 28 राज्य है और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है और सब एक संघ में रहते हैं। और इसमें सबसे ऊपर कौन होता है? तो आपको केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। इसमें अलग अलग क्या होते हैं? आपको 28 राज्य जो देखते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता किसे माना जाता है? तो सशक्त केंद्र को माना जाता है। क्या माना जाता है? सशक्त केंद्र माना जाता है, क्योंकि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। यानी कहने का मतलब इस संघ से कोई भी राज्य अपने से अलग नहीं हो सकता, सब एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि मोनलावा ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो मोनलावा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो आपको स्थित है हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप जो कहाँ है? आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और यहीं पर है आपको मोनलावा ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी कहने का मतलब जब धरातल के अंदर की मैग्मा जब बाहर निकलती है उसी को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और वही लावा जब बाहर निकलती है और वहाँ से लावा निकलते रहती है उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और जहाँ से निकलने के बाद शांत हो जाती है और फिर भविष्य में आने की संभावना होती है उससे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और उस स्थान को कहा जाता है शांत ज्वालामुखी, जहाँ बहुत पहले ज्वालामुखी प्रक्रिया हुआ है और वर्तमान में क्या है? शांत है। तो मोनलावा ज्वालामुखी भी क्या है? ये कहाँ पे है? तो हवाई द्वीप में है। और कहाँ पे है? तो यूएसए में है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। शहद का उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो शहद का उत्पादन जो होता है, शहद कहते हैं जो मधुमक्खियों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और इसके उत्पादन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो स्वर्ण क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्वर्ण क्रांति कहते हैं। जबकि पीली क्रांति से आपको सरसों उत्पादन से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति के मतलब होता है दूध उत्पादन से। भूरी क्रांति के मतलब होता है झींगा और उर्वरक से। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्र किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखे हैं कालिदास। यानी किसकी रचना है? तो कालिदास की ये रचना है। इसके अलावा कालिदास की कई पुस्तकें हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे रघुवंशम। रघुवंशम भी कालिदास की ही पुस्तक है। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम इनकी की पुस्तक है। इसके अलावा कुमार संभव भी कालिदास की ये पुस्तक है। ऋतु संहार एक कालिदास की पुस्तक है। कालिदास जो थे वो आपको विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के शासक थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, उन्हीं के समय के कवि थे। कौन? कालिदास। अब लिखेंगे, याद रखेंगे विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस, जिसमें कैसे आपको नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी के बारे में चर्चा किया गया है मुद्रा राक्षस में। और पाणिनि की रचना क्या है? अष्टधाई। पाणिनि की रचना क्या है? अष्टधाई है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें हम लोग भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहते हैं और भारत के पुनर्जागरण के पितामह और आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्हें राजा की उपाधि दिए थे अकबर द्वितीय। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की भी उपाधि दिया था। इन्हें वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, इनकी प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, भारत वासियों के लिए है। तो दयानंद सरस्वती को भी याद रखेंगे, ये भी एक समाज सुधारक थे। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो स्वामी विवेकानंद के ही गुरु हैं। कौन है? स्वामी विवेकानंद के ही गुरु हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में
किसके लिए है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसके लिए है, तो ये भारत के नागरिकों के लिए है। किसके लिए है, ये भारत के नागरिकों के लिए। हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में आपको 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया और उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, यानी कहने का मतलब ये भारतीय नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य है जो करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का क्या करेगा, पालन करेगा और उसके आदर्श संस्थान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान को क्या करना है, आदर करना है। ये भी आपका मूल कर्तव्य होता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं 11 मूल कर्तव्य, जिसमें आपको अंतिम वाला याद रखना होता है। जैसे माता पिता या अभिभावक जो होते हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिलाना उनका भी क्या होता है, कर्तव्य होता है। ये 11वां मूल कर्तव्य है जिसे बाद में जोड़ा गया था 86वीं संविधानिक संशोधन के द्वारा इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। इस तरह वर्तमान में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 है और इसे कहाँ से लाए हैं, तो आप सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लाकर इसे बाद में शामिल किया गया 1976 ईस्वी में। और उस समय जब शामिल किया गया तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी और वर्तमान में 11 है। तो याद रखेंगे पहला और अंतिम को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं बंगाल में दोहरे शासन यानी द्वैध शासन नीति किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के प्रथम गवर्नर था, क्योंकि प्लासी युद्ध के बाद आपको 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो सत्ता की ओर यहाँ आगे की तरफ क्या हो गए, बढ़ गए। उसके बाद आप देखते होंगे कि बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर युद्ध के बाद आपको लॉर्ड क्लाइव जो थे कंपनी के गवर्नर और उस समय अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली जो टीम थी वो बक्सर के युद्ध में आपको मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के जो तिरगुट सेना थी उसे बक्सर के युद्ध में पराजित कर देने के बाद आपको इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। और इस इलाहाबाद संधि के बाद आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार यानी दीवान वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। यानी यहीं से दोहरी शासन की नीति की शुरुआत करता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। शाह आलम द्वितीय उस समय क्या थे, मुगल शासक थे। तो वहीं से द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हॉकी खेल में निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है, तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो हॉकी टीम से क्या है, संबंधित है। किसे, हॉकी टीम से ये संबंधित है। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा किस पार्टी के हैं, तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और जापान की याद रखेंगे, जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। और टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहीं पर आपको ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन शुरू होगा जुलाई में 2021 में। तो इसे याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।